आज हम बात करेंगे इमेज प्रोसेसिंग की और कुछ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। इमेज प्रोसेसिंग में क्या क्या किए जाते हैं। तो इमेज क्या होती है? इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। इसका जो मैथमेटिक्स से मायने है वो कुछ अलग है। इसको हम फंक्शन कहते हैं। एक इमेज एक फंक्शन है दो वेरिएबल का। जैसे आपने ये लिखा ए एक्स वाई, तो जहां पर ए आपकी एम्पलीट्यूड है, ब्राइटनेस जिसे कहते हैं, इसको हम लोग इंटेंसिटी वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिजिटल नंबर्स भी बोलते हैं। और उसका जो किसी पोजिशनल एस्पेक्ट देखें तो रियल कोऑर्डिनेट पोजीशन एक्स वाई पर जो एम्पलीट्यूड होगा या ब्राइटनेस होगी उसे हम कहते हैं इमेज। ये टू डायमेंशनल फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। प्रोसेसिंग, अब हम इमेज की बात तो हमने कर ली, प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? मान लीजिए कि आपने खाना बनाया, उसे नमक कम रह गया, तो आप क्या करेंगे? आपने खाना बनाया, मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई, क्या करेंगे? नमक का है तो नमक ज्यादा डालेंगे, मिर्ची अगर ज्यादा होगी तो या तो उसको और डाइल्यूट करेंगे या उसमें आलू वगैरह डालेंगे कुछ मिर्ची कम करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या है। तो हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे और ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे। ये जब लगाएंगे और हमारी इमेज जिसमें कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, या जो बिल्कुल ठीक थी लेकिन हम उससे कुछ और चाहते हैं निकालना, तो इमेज प्रोसेसिंग इन सारे टेक्निक्स या ऑपरेशंस का कलेक्शन है ताकि इमेज को मैनिपुलेट किया जा सके, चेंज किया जा सके आपके उपयोग के लिए। तो आप आउटपुट क्या चाहते हैं? इमेज, जब इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, अगर इमेज एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आप आउटपुट चाहते हैं कि हमारे पास कुछ मेजरमेंट आ जाए, क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं आप जानना चाह रहे हैं यहां से वहां दूरी, एक इमेज पे मेजरमेंट हुआ ये। अब इमेज अंडरस्टैंडिंग की बात करें, इमेज इंटेलिजेंस की बात करें, तो और हाई लेवल डिस्क्रिप्शन मिल जाए आपको। हम इसके बारे में देखेंगे एक एक करके। तो इमेज एक्विजिशन सिस्टम, इमेज आती कहां से है? अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो इमेज की बात हो रही है, ये आप देखिए कि मैं आपकी फोटो खींच रहा हूं, आप करीबन 10 मीटर पे खड़े हुए हैं, तो मैं रिमोटली सेंस कर रहा हूं अपने कैमरा से या मोबाइल से। इसी तरीके से जब सैटेलाइट इमेजरी होती है तो सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल कैमरे में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। आप देखिए, एक बहुत दूर के डिस्टेंस से फोटो ही खींची जा रही है, और आपकी जब मैं फोटो खींच रहा हूं तो मैं फोटो खींच रहा हूं। तो डिजिटल कैमरा की इमेज और सैटेलाइट की इमेज ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, दिखने में चेंज हो सकते हैं, रेजोल्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो बेसिक क्रक्स है दोनों इमेज का, इमेज वैसी ही आती है। तो इमेज एक्विजिशन सिस्टम, हम सैटेलाइट की बात करें, अगर सैटेलाइट इमेजरी या सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम्स की, तो आपका ऑब्जेक्ट है, सेंसर्स होते हैं, सेंसर इस ऑब्जेक्ट को सेंस करेंगे, इसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है और फिर आपको डिजिटल इमेज मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जो आप कक्षा में पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, वो जानते हैं कि वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। तो जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि उनको ये इमेज जो सेंसर से ली गई है, कैमरा से ली गई है, वो डिजिटली मिल रही है। डिजिटल भी देखेंगे क्या होता है। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किस स्पेक्ट्रम में इमेज ली गई है, आपने कहां ली है। 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर लिया आपने, पूरा एक विजुअल रेंज है, या 0.45 से 0.48 तक ली, या फिर आपने 3 to 5 माइक्रोमीटर ली। तो अलग अलग रेंज हो जाती है। कहीं अल्ट्रावायलेट इमेज हो जाती है, कहीं एक्सरे इमेज हो जाती है, कहीं वो आपकी विजुअल इमेज हो जाती है, कहीं वो आपका किस लेवल पे चला गया, थर्मल इमेज हो जाती है। इमेज सारी बन रही है, बट किस जगह पे उसको सेंस किया जा रहा है, किस वेवलेंथ को सेंस किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो सेंसर का डायनेमिक रेंज है, सेंसर का डायनेमिक रेंज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर तक ही कर सकता हूं, राइट, तो क्या होगा, ये मैं केवल ब्लू कर सकता हूं, तो डायनेमिक रेंज मेरा सेंसर का ब्लू हो गया।
ऐसी रिफ्लेक्टिविटी ऑब्जेक्ट की क्या है? एक ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, मान लीजिए ये पहाड़ है, मैं रिमोटली सेंस कर रहा हूं इसको, तो मेरे इसकी कैसी इमेज आने वाली है, इसकी कैसी इमेज आने वाली है? दोनों की रिफ्लेक्टिविटी अलग है, पत्थर की अलग है, जमीन की अलग है, पानी की अलग है, और रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, 4 टाइप के रेजोल्यूशन देखेंगे हम। तो जो टाइप है इसमें, जो इमेज है वो सिंगल बैंड भी हो सकती है, मल्टी बैंड या मल्टी कलर कह सकते हैं इसको, या कलर इमेज कह सकते हैं इसको। अब मल्टी बैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जिसे हम हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स कहते हैं, वो तो आपको 200 से ऊपर, करीबन 200 नैनोमीटर डिफरेंस में 200 बैंड दे देते हैं। तो आप केवल ये मत मानिए कि या तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है या कलर होती है। ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है, ग्रे स्केल भी होती है, आपकी कलर भी होती है, मल्टी स्पेक्ट्रल भी होती है एमएसएस, और हाइपर स्पेक्ट्रल भी होती है, अल्ट्रा स्पेक्ट्रल भी आ गया है। तो ये सारी टाइप की आपके अलग अलग बैंड के नाम से, और कितने बैंड, जो बैंड है कंटिन्यूअस है कि नहीं, या फिर उनके बीच में कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से आपके अलग अलग ये टाइप होते हैं इसमें। तो इमेज फॉर्मेशन जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि एक ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है आपका, यहां से ऑब्जेक्ट को रिमोटली सेंस किया जा रहा है, और यहां पर जो इमेज प्लेन है, यहां पर इसका इन्वर्टेड इमेज आ गई। और ये जो डब्बे डब्बे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये डिजिटली लिया गया, यानी कि आपने सैंपलिंग भी कर दी, क्वांटाइजेशन भी कर दिया। तो कंटिन्यूअस कलर और डिस्क्रीट लोकेशन जो है यहां पर आप देख रहे हैं, और यहां पर जब आपको मिलेगा, मतलब ये एक्चुअल वर्ल्ड है, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डिस्क्रीट रियल वैलिड इमेज। अब डिस्क्रीट रियल वैलिड इमेज को जैसे मैं इमेज प्रोसेसिंग का कोई ऑपरेशन शुरू करूंगा तब बताऊंगा आपको कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर रिमोट सेंसिंग की बात करें, तो रिमोट सेंसिंग मान लीजिए ये आपका एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपका सब ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है, अलग अलग लेवल पे प्लेटफॉर्म है आपके, हवाई जहाज भी हो सकता है आप सैटेलाइट से ले रहे हो। तो ये जो रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनका फिनोमेना जो है वो IFOV है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। यानी आप इसको डायरेक्ट तो फिजिकली टच नहीं कर रहे, लेकिन आप यहां से जो इसका इंस्टेंटेनियस व्यू होगा उतना ये कलर कवर कर लेगा ये, ओके। और जो सेंसर्स होंगे हवाई जहाज पे भी हो सकते हैं और सैटेलाइट पे भी हो सकते हैं। अब मैं जो बता रहा था आपको कि जो आपको रिमोट सेंसिंग इमेज हो या कोई भी इमेज हो, वो किस तरीके से मिलती है। जब आपने इमेज कह दिया उसको, तो रिमोट सेंसिंग रास्टर, इस इमेज को हम कहते हैं रास्टर, जो ये इस टाइप की इमेज आती है उसे हम रास्टर कहते हैं, मैट्रिक्स डेटा फॉर्मेट। इसे मैट्रिक्स डेटा फॉर्मेट क्यों कहते हैं? अब देखिए, अगर आगे मैं आपको बताऊं कि ये इमेज कैसे बनी है, कोई भी जो सिग्नल आता है, मान लीजिए इस तरीके से सिग्नल है आपका, कोई भी अगर आप बाहर से देखें तो कोई भी सिग्नल आपको लाइट इंटेंसिटी का, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो है कुछ आपको एनालॉग जैसा दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस आ रहा है, कहीं टूट के तो नहीं आ रहा है। अगर आप कैमरा अपना चालू करें तो आपको सब कुछ कंटिन्यूअस तो मिल रहा है, आपको कुछ टूटा हुआ तो नहीं मिल रहा आपको। अगर सैटेलाइट भी सेंसिंग कर रहा है तो कंटिन्यूअस मिल रहा है उसको, ऐसा तो नहीं हो रहा कि कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है, कंटिन्यूअस मिल रहा है। तो ये कंटिन्यूअस अगर सिग्नल आ रहा है, कंटिन्यूअस आपके पास डेटा आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं कि उस एरिया में हम क्या करते हैं, पूरा तो ले नहीं सकते, हम क्या करेंगे कि सैंपल्स ले लेते हैं इसके। मान लीजिए ये एक जगह का एरिया का फोटोग्राफ ले ली, उसके सैंपल ले लिए हमने, ये सैंपल ले लिए, पूरा नहीं लिया हमने, केवल सैंपल्स ले लिए। फिर जैसे ये सैंपल ले लिए, ये ये आपका मान लीजिए 8 बिट का सेंसर है आपका, ओके। मैं बताता हूं 8 बिट क्या होता है। 8 बिट का सेंसर है, तो आपने क्या किया कि इसमें ये जो छोटे 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 पार्ट लिए, या एक एक जगह पे वैल्यू ले लिए, ऐसे इस तरीके से मान लीजिए ये है 26, ये है 42, ये है 112। इसका रेंज हो सकता है 0 से 255। हमको जो सैंपलिंग कर रहे हैं वो यहां हमने सैंपल कर दिया,
और क्वांटाइजेशन में कह रहे हैं 8 बिट क्वांटाइज करेंगे, तो क्या होगा कि 0 से लेकर 255 तक जो वैल्यूज है, अगर 8 बिट सिग्नल है ये, तो अगर 23.5 आता है तो उसको हम 23 रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर 23.7 आता है तो हम इसको कर देंगे 24, और 23.2 आता है तो हम इसको कर देंगे 23। तो 0 से लेकर 255 तक ये वैल्यूज हमने कर दी, यानी क्वांटाइज हो गया। अब जो ये वैल्यू आ गई, या तो आपको 0 से लेकर 255 तक वैल्यू मिलेगी, तो हर एक जगह पे, हर एक मैट्रिक्स यानी कि रो और कॉलम में आपको ये एक वैल्यू मिल जाएगी जो क्वांटाइज करके आई है। जैसे यहाँ पर क्या था 26, तो 26 आ जाएगा, ऐसे ये मान लीजिए 112 ऐसे आ जाएगा। तो हर एक बक्से में, हर एक मैट्रिक्स के एक डब्बे में आपको एक वैल्यू मिलेगी। इसे ही हम रास्टर कह रहे हैं, इसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। अगर एक से ज्यादा बैंड, ये एक बैंड है, एक से ज्यादा बैंड है, तो सब बैंड में इसी तरीके से आपको डेटा मिलेगा। और बैंड का मतलब कुछ नहीं है, ये आपका फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए 0.4 से 0.7 ये आपका विजिबल रेंज है। आपने 0.4 से, आपका एक सेंसर ने 0.4 से 0.42 लिया, एक सेंसर ने 0.58 से 0.62 लिया, मतलब उस रेंज में उसने इमेजिंग की, और एक ने 0.62 से 0.68 किया। तो 1 2 3, एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड, इस तरीके से बैंड है। और तो ब्लैक मतलब 0, अगर इमेज बिल्कुल ब्लैक है इसका मतलब हर चीज, हर जगह 0 0 0 0 0 है। व्हाइट मतलब सब जगह 255 255 है। अब अगर जगह बीच में है तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, 0 से 255 तक के बीच में वैल्यूज मिलेगी आपको। इसे हम कहते हैं ग्रे स्केल, ग्रे वैल्यू। तो आप देखिएगा जो मोस्टली आपकी इमेज प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती है वो ग्रे, आप इमेज को कन्वर्ट करते हैं ग्रे स्केल में, फिर इस पे इमेज प्रोसेसिंग होती है, मोस्टली कह रहा हूं। कोई भी पिक्चर एलिमेंट देख लीजिए, जैसे आप रो 3 और रो 2 देखिए, 3 और 2 में आपको 18 मिल जाएगा। इस तरीके से आप ब्राइटनेस वैल्यू किसी भी एक इसमें बता सकते हैं कि कौन सा बैंड है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है। आप बता सकते हैं कि ये वैल्यू इस तरीके से, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स इस पे लगेगी। रेजोल्यूशन की बात करें तो किसी भी चीज का रेजोल्यूशन, चाहे आप नॉर्मल कैमरे की बात कर लें, आप सैटेलाइट कैमरे की बात कर लें, या सैटेलाइट इमेजिंग की बात कर लें, उसमें 4 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। एक स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होता है, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होता है, स्पेशियल रेजोल्यूशन होता है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक इमेज है, और या फिर मेरे पास एक कैमरा है जिसका सेंसिंग मैकेनिज्म है 0.4 से 0.7, 0.4 से 0.5 मान लीजिए, मैं माइक्रोमीटर में चल रहा है ऐसा। जब भी मैं ऐसे बोलूं 0.4 0.3 तो आप समझ जाइए कि माइक्रोमीटर में बोल रहा हूं। किसी ने कहा नहीं साहब मेरे पास तो 0.42 से 0.46 है। कोई आया बोलता मेरे पास 0.421 से 0.422 तक। तो देखिए ये जो रेजोल्यूशन है ये बेहतरीन है, ये रेजोल्यूशन बेहतरीन और लेवल पे चले गए। और ये जो है 0.4 से 0.5 केवल, ये थोड़ा कम स्पेक्ट्रली अपीलिंग है। आप और जगह चले गए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक बहुत छोटे पार्ट में जाके इमेजिंग कर रहे हैं। इसे हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं। जितना स्पेक्ट्रल बैंड का विड्थ है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना थोड़ा कोर्स रहेगा। क्योंकि हर एक एलिमेंट, आप अगर 0.421 से 0.422 गए तो आपको हीरा पहचानना है, तो हो सकता है हीरा पहचान लिया, ये बात कह रहा हूं मैं। इसलिए स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जो होता है बहुत अच्छी, इसकी अगर अलग अलग आप विधाएं देखें अर्थ में, तो सबकी अलग अलग रिफ्लेक्टेंस और एमिसिविटी है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की बात करें कि जब इमेजिंग आप कर रहे हैं तो कितने डिजिटल लेवल तक कर पा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि केवल 2 बिट है, तो पूरी इमेज में या आपको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, राइट। अगर आप कह रहे हैं मेरे पास 11 बिट है, जैसे आइकनॉस की इमेज है, क्विक वर्ड की इमेज है, 11 बिट की इमेज होती है, तो मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम कितना है 2 to the power 11, ये है वैल्यू। जैसे अभी हमने देखा 8 बिट, तो ये कहां तक गया, 0 से लेकर 2 to the power 8, जो भी है उसको 2 to the power कर दीजिए। तो फिर इसका मतलब ये दो, पहला वाला जो बताया था वो 1 ही बिट होगा, दो नहीं 1, 2 to the power 1, 2 to the power 11, 2 to the power 8। तो 2 to the power 8 में हमने देखा 0 से लेकर 255 तक वैल्यू वेरी कर रही है इस डब्बे में। लेकिन आप यहां पर जब आएंगे तो आप देखिए 0 से लेकर 2048 तक आपके पास वैल्यू आ रही है। यानी कि ये जो ग्रे स्केल हुआ, ये यहां से 0 से लेकर 2048, अब सोचिए आप कितना कितना रेंज बढ़ गया है। तो इसे हम कहते हैं रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन।
स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपका इमेज है वो इतने बक्से में आ रही है, मैंने क्या किया, इस इमेज को, मेरे दोस्त के पास एक कैमरा है, वो इस इमेज को वो इतने बक्सों में ला पा रहा है, तो उसके पास पिक्सल ज्यादा हो गए, पिक्चर एलिमेंट जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा हो गई। मेरे पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन है एक ही इमेज के लिए, 9 पिक्सल्स है, उसके पास कितने पिक्सल देखिए, सो गिनिए। मान लीजिए उसके पास 90 है, कोई और आया उसने कहा मेरे पास 900 पिक्सल है। ठीक, तो स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें तो जितना अच्छा आपका स्पेशल रेजोल्यूशन होगा उतना अच्छा आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए कोई 400 बाय 600 इमेज है, और अगर आप 1028 बाय 763 वाली इमेज देख लीजिए, 768 स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन ही देख लीजिए, कौन सा अच्छा स्पेशल रेजोल्यूशन है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कितना छोटा एरिया आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक इमेज में। टेम्पोरल रेजोल्यूशन की बात करें तो कितने देर में कर सकते हैं, यानी कि सैटेलाइट इमेज में ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन आता है, नॉर्मल जो आपके कैमरास होते हैं उसमें नहीं आता। सैटेलाइट में टेम्पोरल रेजोल्यूशन इसलिए आता है कि मान लीजिए ये अर्थ का एक एरिया है, सैटेलाइट यूं मूव हुआ, उसने इस एरिया को कवर किया, फिर वो कितने दिनों बाद इस सेम एग्जैक्टली इसी जगह पे आएगा, क्योंकि वो अगले बार जैसे मान लीजिए यहां उड़ा और उसी समय जब वो वापिस आया तो उसकी दूसरी उसमें है, धुरी में है या दूसरी ट्रिप में है, लेकिन वो अपना जो कैमरा उसको टिल्ट करके इस जगह की इमेज कर सकता है, उसको नहीं मानेंगे। एकदम एग्जैक्टली उसी जगह पे जब आएगा, एकदम उसके नीचे वही एरिया आएगा जो इमेजिंग, जिसकी इमेजिंग हो रही है, तो उसे हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 28 दिन, ऐसे ऐसे टेम्पोरल रेजोल्यूशन होते हैं आपके। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की हम जो बात कर रहे थे, ये देखिए यहां पर देखिए स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, जैसे लैंडसैट का मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, एमएसएस जिसे कहते हैं, तो यहाँ 4 से लेकर 5 से लेकर 6, तो ये ग्रीन है, आर है, एनआईआर है, मतलब नियर इंफ्रारेड, तो अलग अलग बैंड में इसकी इमेजिंग हो रही है। अभी जो बैंड है अलग देखिए, ब्लू बैंड, ग्रीन बैंड, रेड बैंड, एनआईआर, ये सारे बैंड, ये जो 4 बैंड देख रहे हैं आप, ये इसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बता रहा है। और ये मैथमेटिक्स में और जाएंगे, बेसिकली ये बताता है फुल विड्थ और एट हाफ मैक्सिमम, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम ये बताता है, राइट। तो जो नॉमिनल स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है किसी भी इमेज का, वो इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए मैंने इसको और भाग में डिवाइड कर दिया, मैं और बैंड पे ले पा रहा हूं, मेरा स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बढ़ गया। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 127, मतलब इमेज में जो नंबर्स होंगे वो आपको 0 से लेकर 127 के बीच में ही मिलेंगे। यहां पर आप देखिए 10 बिट में 1023 तक मिल जाएंगे, और अगर आप 11 बिट जो बता रहा था जैसे आइकनॉस और पिगबर्ड में है, तो 2047 तक मिलेंगे। ठीक है, 2 की पावर 11 आप निकाल लीजिए, ये 2 की पावर 10 है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन, आज मैं इस जगह पे हूं, 16 दिन बाद मैं इस जगह पे आया, तो इस जगह पे 16 दिन बाद आया, तो मेरा टेम्पोरल रेजोल्यूशन हो गया 16 दिन। अब कलर इमेजेस और ब्लैक एंड व्हाइट में क्या अंतर है, या फिर ग्रे स्केल में क्या अंतर है। अभी जो हम इमेज देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर ग्रे स्केल देखिए। अभी तक हमने ग्रे स्केल इमेज, अगर एक ग्रे शेड है और हम कह रहे हैं कि RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो कलर इमेजेस तीन इंटेंसिटी मैप से बनाई जाती हैं। तो हर एक इंटेंसिटी मैप प्रोजेक्ट किया जाता है एक कलर फिल्टर के थ्रू, RGB या CMY, इस तरीके से एक सिंगल कलर इमेज बनाने के लिए। अब जो इंटेंसिटी मैप्स हैं वो ओवरले किए जाते हैं ताकि हम एक कलर इमेज बना सकें। तो हर एक पिक्सल जो कलर इमेज में होता है वो, उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, इसका वेक्टर मान लीजिए ऐसे, R कंटेंट, G कंटेंट, B कंटेंट, ऐसे हो सकता है। तो ये इस तरीके से इमेज बनती है आपकी कलर इमेज। तो अगर कलर इमेज की को देखें, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज, ये लैंडसैट पे देखते हैं, तो इमेज मैट्रिक्स है आपकी, ये आपका बैंड 1 है, बैंड 2 है, बैंड 3 है, और इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो आपकी फाइनल इमेज ये बन जाती है। तो ये R है, G है, B है, ऐसे मान लीजिए आप, क्योंकि इसकी इमेजिंग जो हुई है वो NIR में हुई है, या रेड बैंड में हुई है, ग्रीन बैंड में हुई है, और इन तीनों को अगर हम मिलाना चाहते हैं, तो क्योंकि कलर इमेज चाहते हैं, तो अलग अलग तीनों को मिलाएंगे तो आपकी ऐसी इमेज बनेगी। इसीलिए ये RGB अलग अलग इसमें चीजें आ रही है। अब रिमोटली सेंस्ड इमेज को अगर हम प्री प्रोसेस करना चाहते हैं, क्योंकि डेटा हमको कहां से आ रहा है, इमेजिंग सेंसर से,
उसमें कुछ फ्लॉज है, कुछ डिफिशियंसीज है, कुछ कमियां हैं। तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है, प्री प्रोसेसिंग एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस है। तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। उसमें हो सकता है कि छोटे लेवल के ऑपरेशन हो, फिर हायर लेवल के ऑपरेशन हो। जैसे सीधा आप बोलेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन करना है, डायमेंशनली रिडक्शन करना। डायमेंशनैलिटी यानी मान लीजिए कि आप हाइपरस्पेक्ट्रल में इमेजिंग कर रहे हैं, 200 बैंड्स आ गए आपके पास। अरे 200 बैंड्स को कैसे डील करेंगे? आर जी बी 3 बैंड लेंगे तब, या ऐसे तो कलर दिखा पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा कुछ लिया जाए कि इनमें से बैंड बिल्कुल कम कर दिया जाए, 3 बैंड निकाले जाए बस, जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। रेडियोमेट्रिक करेक्शन कर सकते हैं आप, ज्योमेट्रिक करेक्शन कर सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक करेक्शन कर सकते हैं। तो ये प्री प्रोसेसिंग होती है। इमेज एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है कि इमेज एनहांसमेंट मतलब आपका इमेज पे कुछ एनहांसमेंट करना, मॉडिफिकेशन करना, ताकि उसको विजुअली आपके देखने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छा किया जाए। जैसे कोई इमेज है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दिया आपने, कंट्रास्ट आपने घटा दिया या ऐसे कर दिया, तो इसे हम इमेज एनहांसमेंट कहते हैं। तो ये पूरी तरीके से मैं बताऊं आपको, सारी चीजें डिपेंड करती है आपके एप्लीकेशन पे, इसलिए काफी यूजफुल है। क्योंकि सैटेलाइट इमेज खासतौर पर बात करें तो उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वहां इमेज एनहांसमेंट की जरूरत पड़ती है। और खासतौर पे जैसे कोई डिस्टॉर्शन है, मान लीजिए आपका जो एरे है, सीसीडी एरे है ऊपर सैटेलाइट पे, आपने सैटेलाइट छोड़ दिया और उसके बाद उसका एक सीसीडी का एक एरे में एक पॉइंट खराब हो गया, तो उस जगह हमेशा लाइन आएगी ऐसे कंटिन्यूस। अब इसको हटाने के लिए आप कुछ करेंगे, इसको आप ऑपरेशन, फिर उसको आपको ऊपर, उसके ऊपर आपको एनहांसमेंट करना पड़ेगा। एनहांसमेंट के क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे रेडियोमेट्रिक बताया मैंने आपको, स्पेशल एनहांसमेंट, स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट। अगर आप इसको हम पॉइंट ऑपरेशन भी कह रहे हैं, स्पेशल एनहांसमेंट को आप लोकल एनहांसमेंट भी कह रहे हैं, और स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट को आप जो मल्टी बैंड बेसिस पे हर एक पिक्सल को एनहांसिंग ईच इमेजेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग द वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल ऑन अ मल्टी बैंड बेसिस। हर एक पिक्सल को करेंगे मल्टी बैंड बेसिस, क्योंकि यहां स्पेक्ट्रल आ गया ना, स्पेक्ट्रल मतलब मल्टी बैंड की बात होगी। तो रेडियोमेट्रिक एनहांसमेंट का मतलब है पॉइंट ऑपरेशन, स्पेशल एनहांसमेंट का मतलब है लोकल ऑपरेशन। अब मैं एक एक करके बताता हूं आपको, पॉइंट ऑपरेशन क्या होता है, ये स्पेशल क्या होता है बताऊंगा आपको। तो पहले हम इमेज का रिडक्शन या मैग्निफिकेशन देख लें। अगर आप किसी इमेज को छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ताकि जो उसका स्केल है डिस्प्ले का, विजुअल पर्पस के लिए हम देख सकें। क्योंकि जब जूम इन जूम आउट करते हैं, तो जब जूम आउट करेंगे और अंदर की तरफ चले जाएंगे आप, जरूर पिक्सल जो है वो ब्रेक होंगे, लेकिन आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या फिर आप एक स्केल किसी और इमेज के स्केल को मैच कराना चाहते हैं, जिसे हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, या फिर आप निकालना चाहते हैं किसी छोटी से एरिया का डिटेल इंफॉर्मेशन, इसलिए हम रिडक्शन एंड मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इमेज रिडक्शन कैसे होता है? मान लीजिए ये इमेज है आपकी, इसमें क्या किया हमने, ऐसे अल्टरनेटिव पिक्सल्स ले लिए। देखिए यहां पर केवल ये ग्रे वाले ले लिए गए, तो रिड्यूस इमेज हो गई। मैग्निफिकेशन करना है तो क्या करेंगे, यही जो लाइन है, मतलब ये पिक्सल को आपने ये इनको रिपीट कर दिया, 242 242 ऐसे करके आपने रिपीट कर दिया इसको, इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी। इसे जूमिंग कहते हैं। रेडियोमेट्रिक एनहांसमेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ब्राइटनेस वैल्यू हर एक पिक्सल के जो इमेज डेटा है उसमें इंडिपेंडेंटली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। एक इमेज, यहां बताता हूं आपको, ये जो इमेज में एक पिक्सल है, इस पे अलग से ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग के हिसाब से नहीं, इस पे खुद पे ऑपरेशन कर रहे हैं, एक पिक्सल पे डायरेक्टली जाके, इसलिए हम पॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। इसलिए इसको हमको रेडियोमेट्रिक एनहांसमेंट कहना पड़ता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट निकाल सकता है, हर एक बैंड पे आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे, और जो एनहांसमेंट एक बैंड पे हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो दूसरी बैंड पे भी एप्लीकेबल हो या अप्रोप्रिएट हो। तो पॉइंट प्रोसेसिंग अगर आप इमेजेस की करना चाहते हैं, पॉइंट प्रोसेसिंग, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्टमेंट है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, हिस्टोग्राम मैचिंग है, कलर करेक्शन है, और गामा करेक्शन। इसमें कुछ के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या है? जो डिफरेंस है डेंसिटी वैल्यू, मतलब डीएन का, इंटेंसिटी का
तो जो डिफरेंस है एवरेज ग्रे लेवल उस ऑब्जेक्ट का और बाकी जो सराउंडिंग्स है उनके बीच में क्या एवरेज डिफरेंस है। ओके, मतलब ग्रे लेवल उठाइए और उसका डिफरेंस निकालिए बाकी ग्रे लेवल से, कितना ज्यादा वॉश्ड आउट है इमेज, या इसको कह सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना अच्छा इमेज को आप इंटरप्रेट कर सकेंगे। कंट्रास्ट को आप कह सकते हैं मैक्सिमम ग्रे वैल्यू बाय मिनिमम ग्रे वैल्यू। तो ये कंट्रास्ट हमें चाहिए क्यों? अब देखिए आपके सामने एक इमेज है, बैंड 1 में कुछ यहां से यहां तक इसकी अच्छा ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हिस्टोग्राम। किसी भी इमेज के लिए हिस्टोग्राम जरूरी होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है? उसका फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपका बैंड 1 है, बैंड 2 की ये है, बैंड 3 का ये है। अब हम क्या करते हैं कि ये इमेज का हम थोड़ा कंट्रास्ट इसका स्ट्रेच करते हैं। कंट्रास्ट स्ट्रेच करते हैं तो देखिए किस तरीके से होगी बैंड 2, यानी आपका ये 0 से लेकर 255 तक पूरा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका जो हिस्टोग्राम है वो यहीं पे रुक जा रहा है, यानी कि आप मान लीजिए 120 से लेकर 150। इसके पास फुल रेंज कितनी है? यहां से यहां तक। आपने इसको यहां मैप किया, यहां मैप किया, इसको खोल दिया पूरा। तो कंट्रास्ट स्ट्रेच इसे करते हैं। तो रीजन क्या हो सकते हैं लो कंट्रास्ट के? कि सीन के पास उसका खुद का कंट्रास्ट रेशियो कम ही हो, डिटेक्टर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग हो सकती है, ये सारे आपके लो कंट्रास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है इसके इमेज का? हिस्टोग्राम मतलब आप मान लीजिए कि एक हिस्टोग्राम एक इमेज है, ये पिक्सल वैल्यू है 2 2 2 2 कितने बार आ गया? 3 बार। ये 1 1 1 कितने बार आ गया? 1 बार। 0 0 0 0 0 कितने बार आ गया? 4 बार। और कुछ नहीं बचा, ठीक है, सारे हो गए ना। तो देखिए 2 आया 3 बार, 1 आया 1 बार और 0 आया 4 बार। तो 0 से लेकर 255 मान लीजिए अगर हमारे पास हमारी 8 बिट इमेज है, तो कितनी वैल्यू कितने बार आ रही है उस इमेज में? 2-3 बार आया ना। ऐसे हो सकता है एक अगर एक्चुअल इमेज देखें तो 125 आपका 40 बार आ सकता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पिक्सल वैल्यू आएगी और यहां पिक्सल वैल्यू आएगी, ये कितने बार आई है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसे ही हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो कुछ नहीं है, ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है उस डीएन वैल्यूज की जितनी इमेज में प्रेजेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हिस्टोग्राम ये है, इसका सिंपल हिस्टोग्राम अगर बनाना है तो आपका यहां पर आएगा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कितने बार कौन से पिक्सल कितने बार आए। तो यहां पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा बार ये वाला पिक्सल आया, सबसे कम बार ये तो आई नहीं, यहां से यहां तक सबसे कम बार जो भी आखिरी वाला ले लीजिए। तो देखिए इस हिस्टोग्राम से आपको स्टैटिस्टिकल वैल्यू मिल जाती है, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियन, जो काउंट है, कितने पिक्सल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉइंट प्रोसेसिंग है इसमें अगर आप ब्राइटनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप सीधा उठा के या तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच कर सकते हैं, या ब्राइटनेस उठाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए 0 से लेकर ये यहां से लेकर यहां तक है, अब इसको यहां से यहां तक मैपिंग कर दी, आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है तो मान लीजिए यहां से यहां तक थे आप और आपने इसको और छोटा कर दिया, यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया मैपिंग को। कॉन्ट्रास्ट को एनहांस करना है तो आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रास्ट को एनहांस करने का भी यही तरीका है, यहां से यहां तक है आप क्या कर दीजिए कि जो वैल्यू अप है, जो भी वैल्यू है यहां से 0 से लेकर ये 0 से 255 तक ये और 255 से ऊपर ये, तो आपने इसको कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट कर दिया। डिक्रीज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट को, आप कॉन्ट्रास्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक स्ट्रेच कर दीजिए, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग है। ध्यान दीजिएगा कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच अलग होता है, कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट अलग होता है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इज डिफरेंट। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में क्या कर रहे हैं आप? एक पर्टिकुलर वैल्यू जोड़ दे रहे हैं बस सारों में। जैसे ये है ना, इसमें आप क्या कर रहे हैं, जैसे 2 5 6 ऐसे सब में 1 जोड़ दिया तो ब्राइटनेस बढ़ गई, ब्राइटनेस घट गई, माइनस कर दिया, ऐसी कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया, कॉन्ट्रास्ट घट गया। ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच में आप पूरे इसका यूज करते हैं, जो आपका प्रोफाइल है या जो डायनेमिक रेंज है। लो कॉन्ट्रास्ट इमेज और उसका एनहांसमेंट हिस्टोग्राम देखिए, ये लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, ये देखिए यहां से लेकर केवल यहां तक है, राइट।
हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम पूरे यहां से यहां तक इसको फैला देंगे। तो उसके दो तीन तरीके होते हैं। इसमें कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट में आप लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसमें मिन मैक्स स्ट्रेच है, परसेंटेज स्ट्रेच है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेच है, पीस वाइज लीनियर स्ट्रेच है। नॉन लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच में आप जो इनपुट और आउटपुट डेटा वैल्यूज है वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करेगी, जबकि यहाँ पर लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच में इनपुट और आउटपुट वैल्यू एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रही है। यहाँ पर देखिए लॉगरिथमिक है, इनवर्स लॉग, एक्सपोनेंशियल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये आप कर सकते हैं। तो लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच में जो ओरिजिनल इनपुट वैल्यूज है इमेज की, उसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो जो टोटल रेंज है सेंसिटिविटी का वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट कुछ वेरिएशन कर देता है डेटा में, ओके, उसको और ऑब्वियस बना देता है। तो ये जो एनहांसमेंट है ये हम रिमोट सेंसरी इमेज में गॉसियन या नियर गॉसियन हिस्टोग्राम लेवल पे हम लगा सकते हैं, जो गॉसियन हो या नियर गॉसियन हो, यानी कि सारी जो ब्राइटनेस वैल्यू है वो किसी नैरो रेंज के हिस्टोग्राम में आ रही और कोई एक मोड एफरेंट हो। तो लीनियर स्ट्रेच यहां से मिनिमम को इधर बनाइए, मैक्सिमम को यहां बनाइए और उसको स्ट्रेच कर दिया ऐसे करके, ये लीनियर स्ट्रेच हो गया आपका। इसमें लुकअप टेबल का यूज होता है, जैसे 0 जो इनपुट होगा 10 वो 0 हो जाएगा। ये मान लीजिए 10 मिनिमम है, 50 मैक्सिमम है, तो 10 को मैप कराएंगे 0 से, 50 को मैप कराएंगे 255 से, और बाकी सबको हम जो इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन है वो वाला काम इसमें कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन लीनियर सर्च की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, ये भी मिनिमम मैक्सिमम लीनियर सर्च की तरह है या लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच की तरह है। ये क्या करते हैं, इसमें कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो किसी सर्टेन किसी स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा है, मीन से अगर मीन ले म्यू और सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम जो लीनियर कॉन्ट्रास्ट देखा उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो स्पेसिफाइड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज है जो किसी स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर लाई कर रही है, फ्रॉम द मीन से जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बाहर लाई कर रही है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इस मीन से वो हम यूज करते हैं ताकि ये जो टेल्स आ रही है हिस्टोग्राम की वो इस जो ओरिजिनल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बियॉन्ड हम भेज सके। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 68% करीबन आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन में मिलेगा, दूसरा 2 सिग्मा में, 3 सिग्मा में, ऐसे 6 सिग्मा में आपको 99 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। तो ये जो इसमें सिग्मा को यूज कर रहे हैं, तो अगर हम यहां पर देखें स्टैंडर्ड डेविएशन लीनियर स्ट्रेच में, ये कि हमने किया क्या, 0 से 255 की बात नहीं चल रही है यहां पर ये चल रही है कि हम m मीन ले रहे हैं, s को स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं। अब हम मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन तक जो बाहर वैल्यू आ रही है इसके, उनको स्ट्रेच करेंगे। यहां तक ठीक है, इसको स्ट्रेच कर देंगे ऐसे, राइट। लॉगरिथमिक कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच की बात करें तो ये जो तरीका है लॉगरिथमिक वैल्यूज का, इसमें डेटा को हम लीनियरली स्ट्रेच करते हैं ताकि हमको जो आउटपुट वैल्यूज आ सके वो मिल सके। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, लॉगरिथमिक कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच है, हम पहले लॉग वैल्यूज निकालते हैं डीएन वैल्यूज का। दूसरे इसमें जो लॉग वैल्यूज है उनको लीनियरली स्ट्रेच करते हैं ताकि हम पूरे जो भी रेंज है 0 से 255 है या जो भी आपके पास रेंज है उसमें आप स्ट्रेच कर सके। तो ये लॉगरिथमिक स्ट्रेच का बड़ा इंपैक्ट होता है ब्राइटनेस वैल्यूज, क्योंकि जो डार्कर पार्ट है हिस्टोग्राम के वो आपको बहुत अच्छे से चले आते हैं, जो लो डीएन वैल्यूज है बहुत अच्छे से चली आती है। तो नॉन लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट में जो इनपुट और आउटपुट डेटा वैल्यूज है वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो इनपुट और आउटपुट वो इस तरीके से रिलेटेड होती है, राइट। तो ट्रांसफर फंक्शन इसमें आप ये यूज कर सकते हैं, लॉग, इनवर्स लॉग, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। स्टैटिस्टिकल में अगर आप आएंगे तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, गॉसियन स्ट्रेच है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका आर्क टेंजेंट वैल्यू है। तो ट्रांसफर फंक्शन में अगर नॉन लीनियर आप स्ट्रेच में आएंगे तो ये अलग अलग आप देखिए, जो अभी बता रहा था आपको, ये किस तरीके से स्ट्रेचिंग हो रही है, चाहे ऐसी हो रही है चाहे ऐसी हो रही है, किस तरीके से स्ट्रेचिंग हो रही है। अलग अलग स्ट्रेचिंग के हिसाब से जो फंक्शन लगाएंगे उस हिसाब से स्ट्रेचिंग होगी, और वो हर एक इमेज के हिसाब से देखना पड़ता है हम उसमें कौन सी स्ट्रेचिंग लगाएंगे।
तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हिस्टोग्राम इक्वलाइज एक अपने आप में इमेज को इतना बेहतरीन बना देता है, जो एक स्पेशल टाइप आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहांसिंग है। तो इसमें हम करते क्या है, जो हिस्टोग्राम है ओरिजिनल इमेज का, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाए, राइट। तो इसमें क्या करते हैं कि जो एडजेसेंट ग्रे वैल्यूज है उनको हम ग्रुप कर देते हैं। ओके, जो नंबर ऑफ ग्रे वैल्यूज है इस इनहैंस्ड इमेज में वो कम होगी जो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स हैं आपके ओरिजिनल इमेज में। कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, जो मोस्ट पॉपुलेटेड रेंज है ब्राइटनेस वैल्यू का, वहां पर कॉन्ट्रास्ट आपको बढ़ जाता है, जिसे हम पीक्स भी कह रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो लाइट या डार्क पार्ट है वहां पर कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो टेल्स होती है यहां पर, इस जगह पे आपका अपने आप कम हो जाएगा। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में एक इमेज का ये एनहांसमेंट टेक्निक तो है ही, साथ में ये कॉन्ट्रास्ट एनहांस भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें छोटे या फिर बहुत डार्क पिक्सल या बहुत ज्यादा जो ब्राइट पिक्सल है वो हर जगह एक जैसे दिख रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास पीक्स है, कहीं कहीं लो है, अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। उसको हम चाहते हैं कि जैसे कोई शेडो, टेरेन की शेडो आ रही है या क्लाउड आ रहा है, तो वहां पर आप ये नहीं लगा पाएंगे। ओके, यहाँ पर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी सैटेलाइट इमेज है, ये आपका ब्राइटनेस वैल्यू है, ये सब यहीं पे है। तो अब एक तो तरीका होगा, यहाँ पर इसको खींच दीजिए, यहाँ पर इसको खींच दीजिए, यहाँ पर खींच दीजिए, ये मिनिमम वैल्यू इधर रखिए, मैक्सिमम इतना कर दीजिए। तो ये तरीका है। दूसरा इसका हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के समय देखिए आपकी जो ब्राइटनेस वैल्यू है वो ब्राइट हो जाएगी, डार्क वैल्यू और डार्क हो जाएगी। आपने क्या किया कि सारी की सारी जो वैल्यू है उसको आपने ग्रुप कर दिया, छोटे, मतलब इसको पूरे के पूरे यहां से यहां तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ऐसी आपका हिस्टोग्राम मैचिंग होती है। हिस्टोग्राम मैचिंग मतलब आपके पास एक हिस्टोग्राम ऑलरेडी है, आप अपनी इमेज को उससे, उसके रेफरेंस से मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो हिस्टोग्राम मैचिंग में भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। स्पेशल फ्रीक्वेंसी की बात करें, एक जगह 23 है और जस्ट के बगल में पिक्सल है 25। आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या? 2 का। एक 23 है, एक यहां पर 244 है। कितना डिफरेंस दिख रहा है? बहुत ज्यादा है ना। तो जो चेंज है ब्राइटनेस वैल्यू का, नंबर ऑफ चेंजेस इन ब्राइटनेस वैल्यू, कितनी बार चेंज हो रहा है पर यूनिट डिस्टेंस किसी इमेज में, उसे हम स्पेशल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इमेज में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल होगी या लो फ्रीक्वेंसी डिटेल होगी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत कम चेंज हो रहा है ब्राइटनेस वैल्यू का, जैसे 23 से 25 गया, 25 से 27 हो गया। लेकिन 23 से 244 चले गए, 23 से आप 255 चले गए, तो बहुत बड़ा जंप हो गया। तो ब्राइटनेस वैल्यू यहाँ पर ड्रामेटिकली चेंज हो रही है छोटे डिस्टेंस में। तो जीरो स्पेशल फ्रीक्वेंसी भी होती है, एक फ्लैट इमेज जहां पर हर एक इमेज का बिल्कुल सेम वैल्यू हो। लो स्पेशल जहां पर आप जो ग्रे स्केल है स्मूथली वेरी कर रहा है। ये हाईएस्ट स्पेशल फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। देखिए इसमें बड़ा या तो ब्लैक है या व्हाइट है, या 0 दिख रहा है या 255 दिख रहा है, हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो लो फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी है, ये इमेजेस में फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पिक्सल की वैल्यूज का। लेकिन जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है मतलब एक जगह से दूसरे जगह चेंज होने वाली फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फिल्टर्स है, लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल को। मान लीजिए आपकी एक ऐसी इमेज है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपका इस तरीके से आ रही है। आप क्या करें, यहां से यहां तक फिल्टर लगा दें, ये सारी हटा दें। तो लो पास फिल्टर मतलब कि, और हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करेगा, बड़ी फ्रीक्वेंसीज को रोक देगा। इससे क्या होगा, इमेज हमारी स्मूथ हो जाएगी। ये नॉइस को हटाने के लिए सॉल्ट पेपर नॉइस, आपने देखा होगा एक इमेज में कभी ब्लैक व्हाइट ऐसे डॉट दिखते हैं, उसे हम सॉल्ट पेपर नॉइस कहते हैं। और जो इमेजेस हैं जो खासतौर पे एजेस पे जो ब्लरिंग होती है उनको दूर करने के लिए लो पास फिल्टर यूज करते हैं। हाई पास फिल्टर मतलब हम यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसीज को रोक देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज को आगे बढ़ने देते हैं। तो जो फाइनल डिटेल्स है ना, जहां पर एकदम फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वो चीज आती है। तो एज डिटेक्शन के लिए, एज एनहेंसमेंट के लिए, और जहां पर वो लोकेशन जहां पर ट्रांजिशन बहुत तेज हो रहा है, उनके लिए हाई पास फिल्टर बड़ा काम करता है। एज डिटेक्शन, अभी हमने देखा कि हाई पास फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं। एज डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर एकदम सडन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो अगर ये इसका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है,
तो जहां पर सारे के सारे वैल्यूज सेम होंगी वो 0 हो जाएगी, जहां पर लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी होगी वहां लो रहेगी, जहां पर हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी रहेगी वहां पर एक्सट्रीम होगा आपका, एजेस मिलेंगे आपको। तो देखिए जो स्टेप एज होता है एक यहां से यहां तक, केवल आप या तो यहां पर होंगे, इधर पे देखिए, और जैसे ही आप आगे बढ़े आप यहां चले गए, ये स्टेप एज है। यहाँ पर इमेज इंटेंसिटी एकदम एब्रप्टली चेंज हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। रैप एज क्या होता है, आप यहां पर गए, यहां पर यहां तक चेंज हुई, मतलब इस जगह से इस जगह, देखिए ये वाली जगह की बात कर रहा हूं, ये वाली यहां तक चेंज हुई, और फिर आगे आप फिर से यहां पर एक ही लेवल पे आ गए। तो जो स्टेप्स है एज डिटेक्शन में, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम पहले सप्रेस करते हैं नॉइज को, स्मूथिंग करते हैं, हम ट्रू एजेस को डिस्ट्रॉय नहीं करते। यहाँ पे एनहांसमेंट मतलब हम डिफरेंशिएशन इसमें, क्योंकि जो वैल्यूज हैं उनको हम एनहांस करना चाहते हैं, शार्पन करते हैं, फिर हम थ्रेशोल्ड कर देते हैं। हम जानना चाहते हैं कौन से एज पिक्सल हमको डिस्कार्ड करना है एज नॉइज और किसे हमें रखना है, ये थ्रेशोल्डिंग वाली बात आती है। उसके बाद हम एग्जैक्ट एज लोकेशन निकालते हैं, जिसे हम लोकलाइजेशन कहते हैं। इसमें सब पिक्सल रेजोल्यूशन आपको जरूरत पड़ सकती है, ताकि आप बहुत अच्छी एज निकाल सकें या पिक्सल के बीच में एज निकाल सकें। तो एज डिटेक्शन अगर आप डेरिवेटिव से यूज कर रहे हैं, जैसे आपका अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑप्शंस है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमा या मिनिमम निकाल सकते हैं, आप फर्स्ट डेरिवेटिव जानते हैं, और उसके बाद आप जीरो क्रॉसिंग निकाल सकते हैं डबल डेफिनेशन से। तो ये एक सिंगल है, ये आपका डबल है। तो यहां से आप क्लियर बता सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कहां है, और ये बता सकते हैं कि वाकई कहीं कहीं पर एज है कि नहीं। ये आपको सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव से आप एज डिटेक्शन निकाल सकते हैं। तो एज डिटेक्शन डेरिवेटिव से कैसे निकलता है, देखिए आप जहां पर ये वैल्यूज आ रही है, एकदम से आपको ये वाली वैल्यू मिलेंगी, तो आप बताएंगे साहब यहां पर हमको एज मिल रही है, ये हमारे जीरो क्रॉसिंग वाली वैल्यू है। ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेशन, ग्रेडियंट, इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं और ग्रेडियंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब ये होता है dy by dx, जहां पर हम देख रहे हैं एफ डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में डेल एफ बाय डेल एक्स निकाला, वाई डायरेक्शन में डेल एफ बाय डेल वाई निकाला। मैग्नीट्यूड क्या किया, डेल एफ इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, डायरेक्शन में आपने tan इनवर्स कर दिया डेल एफ बाय डेल वाई। तो आपको ये एज का डायरेक्शन भी मिल गया, इसके एज की डायरेक्शन भी मिल गई, क्योंकि ग्रेडियंट मिल गया, और इसकी डायरेक्शन भी मिल गई। तो ये आपको एज की स्ट्रेंथ भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। तो ये फायदा होता है कि अगर हम ग्रेडियंट से करें तो सबसे पहले स्मूथ कर देंगे इमेज को, राइट, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई निकालेंगे, यानी कि जो एफ इमेज है उसको आप किसी ऑपरेटर से जो एक्स डायरेक्शन में उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका वाई डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे आप आपके, अगर ये जो मैग्नीट्यूड है ये वाली अगर किसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो आप बोलेंगे कि पॉसिबल एज पॉइंट है, ठीक। और इसमें हमारे पास प्रिविट ऑपरेटर, जैसे ये देखिए एमएक्स क्या है, जैसे मैंने आपने कहा ऑपरेटर लगाएंगे, तो ये प्रिविट ऑपरेटर है, सोबल ऑपरेटर है। तो ये प्रिविट ऑपरेटर लगा के किया है, इसमें आपने क्या किया, इस इमेज पे सबसे पहले ये लगा दिया, फिर दिखा वैल्यू, ये वैल्यू निकाल ली, फिर आपने ये ऑपरेशन लगाया, इसमें ये पॉइंट है, मतलब 38 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 66 -1 से होगा, 14 0 से हो जाएगा, ऐसे करके फिर ऐड हो जाएगी सारी। ये यहीं पे एफ एक्स और एफ आई निकल रहा है, एफ वाई निकल गया, इसका tan इनवर्स निकाल दीजिए और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो आपको डेल एफ आ गया, राइट। और ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड में अगर आप देखिए, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड में यहाँ पर ये आपकी इमेज है, इसका डेल आई बाय मतलब वाई डायरेक्शन में ग्रेडियंट, एक्स डायरेक्शन में ग्रेडियंट, दोनों को जोड़ के ग्रेडियंट निकाले तो कैसी इमेज आती है। एज डिटेक्शन का एग्जांपल देखिए किस तरीके से ओरिजिनल इमेज आपकी बेहतरीन बन रही है। डेंसिटी स्लाइसिंग की बात करें, ये टेक्निक है जहां पर हम जो कंटिन्यूअस ग्रे टोन है इमेज की, उसको अलग अलग डेंसिटी में बांट सकते हैं। जैसे आपकी 0 से 255 है, हम कहेंगे 76 to 84 चलिए आप ग्रीन दे देते हैं। ऐसे हर एक को हमने एक कलर दे दिया, बस ये जो कलर दे दिया, तो जो जो पिक्सल इस रेंज में आ रहे होंगे वो सारे ग्रीन हो जाएंगे, जो इस रेंज में आ रहे होंगे या इस रेंज में आ रहे होंगे वो सारे ब्राउन हो जाएंगे। इस तरीके से डेंसिटी स्लाइसिंग होती है। पिक्सलाइजेशन की बात करें, ये देखिए आप चाहते हैं कि हम इमेज लें और ये केवल ये साफ दिखने चाहिए, बाकी सबको हमने क्या कर दिया, पिक्सलाइज कर दिया। इसको हम क्लीन अप कहते हैं। सारा चेहरा यहाँ पर
छुप गया था कि हम चाहते नहीं किसी और की आइडेंटिटी रिवील करें। तो अगर ओरिजिनल इमेज इस तरीके से है और हम पिक्सलाइज करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम और पिक्सल में बांट देंगे और लेवल पे ले जाएंगे। जैसे 16 by 16 कर दिया, 32 by 32 कर दिया, 64 by 64 कर दिया, तो आप देखें कि वो एरिया उस पर्टिकुलर इमेज पे, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके आप अगर पिक्सलाइज कर देंगे तो वो चेहरा जो है ब्लर हो जाएगा। इमेज कंपोजिटिंग भी होती है, यानी कि दो सेपरेट इमेज से जोड़ के हम नई इमेज बनाते हैं। बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा ये, लेकिन इसमें पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, ओरिएंटेशन, स्केल्स, ये सारी आपको देखनी पड़ेगी। और लाइटिंग भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए सेपरेट इमेज में, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, कलर बैलेंस है, सैचुरेशन, ये सब देखना हमें पड़ेगा। और नॉइज, कलर, एम्पलीट्यूड और पैटर्न्स दे विल सीमलेस इमेज कंपोजिटिंग में। इमेज कंपोजिटिंग का मतलब ये होता है कि ये साहब है, इनको अच्छी शर्ट चाहिए, इसके ऊपर हम ये शर्ट लगा देंगे, इसे हम कंपोजिटिंग कहते हैं। अब और हमने इसमें क्या किया, देखिए इसमें क्या अंतर है इन दोनों में, कि हमने जो पहला था कुछ मोनोग्राम लगाना चाहते थे, यहां पर मोनोग्राम भी लगा दिया, राइट। तो ये हमने बहुत शॉर्ट में जाने की कोशिश की कि इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है, क्या बेसिक ऑपरेशन इसमें लगते हैं। बहुत जल्दी मैंने इसको कवर किया है, बहुत डिटेल नहीं किया है, क्योंकि मैंने इमेज प्रोसेसिंग बहुत डिटेल में सब्जेक्ट वाइज भी कवर की है। तो अगर किसी को थोड़ा सा एक आइडिया चाहिए तो उसके लिए बेहतर है, डिटेल अगर जानना चाहता है मैथमेटिकल, तो उसको उन वीडियोस पे जाना पड़ेगा जहां पर मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। वो पूरे एक चैप्टर है, जैसे हमने कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग किया तो प्रॉपर एक चैप्टर है आधे घंटे के लेक्चर से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, इसका थोड़ा बेनिफिट जरूर होगा।